साथ ही हमारे सिलीगुड़ी के विधायक शंकरदा, नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा के विधायक हमारे आनंदो बरमंदा और साथ ही विरोधी दल के नेता कॉरपोरेशन में अमित जैन जी और तमाम नेतृत्वगण कार्यकर्ता बंधु आपके बीच उपस्थित हैं और आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता का आभार धन्यवाद करना चाहूँगा। समस्त सिलीगुड़ी की जनता, नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा की जनता, फांसीदेवा की जनता, चोपड़ा की जनता और साथ ही कालिम्पोंग, उसके साथ ही मिरिक, करसंग और दार्जिलिंग की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारी क्षेत्र की जनता के कारण ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है और जनता के आशीर्वाद के कारण मैं दूसरी बार जो है पुनः जो है सांसद बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं दिल से समस्त जनता का ऋणी हूँ। और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वगण, जिला के, मंडल के और इसके साथ ही शक्ति केंद्र के प्रमुख, बूथ लेवल के हमारे नेता और समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ। और साथ साथ हमारे जितने भी अलायंस पार्टी जिन्होंने मुझे सहयोग दिया पहाड़ में, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। और उनके साथ ही समस्त संघ संस्था, NGO और इतना ही नहीं, व्यापारी वर्ग, उनका भी मैं आभारी हूँ। और साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा समस्त पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और जो भी लोग उस पूरे प्रोसेस के अंदर में लगे थे, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त प्रकट करता हूँ। और साथ ही मैं आप सब मीडिया के साथियों का भी आभारी हूँ कि जनता तक सही तथ्यों को आपने रखा और इसके बदौलत दार्जिलिंग जो एक बहुत ही जिसकी अहमियत है, बहुत ही प्रेस्टीज वाला ये सीट है, उसमें दूसरी बार मैं चुना हूँ। और मैं फिर एक बार कहूँगा मैं जनता के ऋणी हूँ और मैं पार्टी संगठन, हमारे नेतृत्वगण, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति भी मैं आभारी हूँ कि सभी लोगों ने, चाहे वो केंद्र के नेतृत्व हो या हमारे राज्य के नेतृत्व हो, उन्होंने मुझे अपनी जनता का सेवा करने का एक बार फिर से मौका मिला। मैं उनके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मेरे साथ जितने भी लोग चुनाव में कैंडिडेट के नाते खड़े थे, चाहे वो TMC के गोपाल लामा जी हो या कांग्रेस के हमारे मुनीष तामांग जी हो, और सभी लोग जो भी इस इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में एक कैंडिडेट के रूप में खड़े थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको भी मेरी शुभकामनाएं। और कुल मिला के ये एक अच्छा चुनाव रहा और मुझे दोबारा से इस दार्जिलिंग की जनता का पार्लियामेंट में आवाज़ बनने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे जितने भी विधायक दल और हमारे जितने भी पंचायत के साथी हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। उन्होंने भी कम से कम मैं ये तो कह सकता हूँ मेरे से ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया। और मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, समस्त दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी को और सिलीगुड़ी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है शहर मुझे बनाना है। और बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान करना है। और जैसे मैंने बताया, सिलीगुड़ी मैं चाहता हूं कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर बने। उस काम को मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। और हम सब जानते हैं दार्जिलिंग की जो आज स्थिति है, आप देखेंगे करीब करीब घूम के बाद जो है दार्जिलिंग प्रवेश करना बहुत कठिन है। जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जो लोकल लोगों को वहाँ पे परेशानी उठाना पड़ता है, तो उसका एक पूरा अल्टरनेटिव दार्जिलिंग कालिम्पोंग का प्लान करना है। और स्थायी समाधान के साथ साथ चाय बागान की जो जटिल समस्या उसका समाधान हो, सिंकोना बागान हो या कनेक्टिविटी को लेकर के जो काम शुरू हुए हैं उसको समय से उसको पूरा करना। और विशेष करके कुछ फोकस एरिया रहेंगे कनेक्टिविटी के साथ साथ जो है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, एडुकेशन यानी हमारी शिक्षा प्रणाली को ठीक करना,
और उसके साथ ही जो हमारे पढ़े लिखे युवा आज बेरोजगार है उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना, और सबसे बड़ी समस्या है पूरे बंगाल की और विशेष करके हमारी क्षेत्र की भी, दार्जिलिंग को भ्रष्टाचार मुक्त करना। ये मेरे कुछ जो है विशेष काम रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं सांसद दार्जिलिंग का हूँ, इसीलिए सभी का सांसद हूँ। न मैं किसी का पार्टी देखूंगा, न मैं किसी का झंडा का कलर देखूंगा, और चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो सीपीएम के भी लोग हों, अगर उनकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान मेरे पास है, मुझे खुशी होगी उस समस्या का समाधान करने में। मेरा सभी के प्रति एक समान व्यवहार और एक समान जो है आचरण रहेगा, यही बात कहूँगा। और जिस वोट के माध्यम से जो ताकत जनता ने मुझे दी है, मेरा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, मेरी जनता के सपने पूरा करना वही मेरा लक्ष्य है। हमारी जनता की आकांक्षा और अपेक्षा की पूर्ति ही मेरा लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं एक बार फिर कहूंगा, 5 साल बाद फिर हम मिलेंगे, आपको इस बार भी गर्व होगा कि आपने सही व्यक्ति को चुना है और सही कैंडिडेट को जो है आपने एमपी बना करके पार्लियामेंट में भेजा है। इतनी बात मुझे आपके समक्ष रखनी थी। स्वाभाविक रूप से आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो एक एक करके अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर उसका जवाब देना चाहूँगा। देश की बहुत बहुत बधाई, और तीसरी सरकार बनने जा रही है, इसको हम नई बड़ी भूमिका में देखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है, यहाँ हमारी भूमिका हम नहीं तय करते, वो पार्टी, संगठन और प्रधानमंत्री तय करते हैं। और पार्टी संगठन को जैसा लगता है कार्यकर्ता की उपयोगिता जहाँ हो सकती है, वो हमसे ज़्यादा सक्षम है उस चीज़ को समझने में। और मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं अपनी जनता का सांसद चुना, और उससे बहुत ज़्यादा जो है अपेक्षाएं मैं अपने लिए नहीं रखता। और मैं ऐसा मानता हूँ, सामान्य रूप से सांसद बन के जो काम किया जा सकता है, जनता के लिए ज़्यादा समय जो दिया सकता है, मुझे लगता है मंत्री में शायद उतना समय नहीं मिल पाएगा। तो मैं ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखता। पिछले बार के मुकाबले जीत का अंतर काफी कम रहा है, कहाँ कमी रही? देखिए, आप पूरे बंगाल में अगर देखेंगे, जहाँ पिछली बार 2019 में हमारी 18 सीट आई थी, इस बार 12 आई है। और मैं सारी डाटा को बहुत अच्छे से और गंभीरता से देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी 39%, 40% उसी के बीच में रही है। 19 में भी उतना ही था, आज भी करीब करीब उतना ही है। भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, लेकिन टीएमसी जीती है, और जनता ने जो मैंडेट दिया है मैं उसका कदर करता हूँ। और जनता जनार्दन है, और जनता जिसको चाहेगी कुर्सी पे बिठाएगी, ये जनता ने तय करना है। लेकिन टीएमसी जीती है, उसके अंदर में जो इम्पोर्टेड वोट बैंक है, उसका जो है उसके अंदर में नंबर ज़्यादा है। और विशेष करके पश्चिम बंगाल जैसा जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता हुआ स्टेट है, यहाँ जिस तरह से इम्पोर्टेड वोट बैंक बढ़ रहा है, ये एक गंभीर विषय, और भारत सरकार को भी इस विषय में बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। और लगातार जो है इम्पोर्टेड वोट बैंक बढ़ रहा है, ये समस्त पश्चिम बंगाल के लिए खतरा है। मैं आपको उदाहरण के लिए बोलना चाहूँगा, मुशीराबाद, जहाँ जो है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी ने 25 साल से लगातार उस क्षेत्र की जनता की सेवा की। आज कोई बाहर से आदमी आकर लड़ करके 1 लाख वोट से उनको हरा देता है, न जिनका कोई जनाधार है, न जिनका कोई संगठन है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। ये पश्चिम बंगाल के लिए, भारत के लिए खतरा है। भारत सरकार को इसको गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। रही बात दार्जिलिंग की, 1,80,000 वोटों से मैं जीता हूँ, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट जीते हैं उसमें सबसे अधिक है। लेकिन दार्जिलिंग को हमेशा आदत लगी है 4 लाख की, वो नहीं पहुंच सका, ये मैं मानता हूं। लेकिन उसमें बहुत कारण है, क्योंकि हाल ही में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, म्यूनिसिपलिटी के भी हुए, पंचायत के भी चुनाव हुए। स्वाभाविक रूप से जो है टीएमसी को और पिछले 2019 की तुलना में ज़्यादा वोट मिला, और उन्होंने मेहनत किया होगा, इसलिए मैं उनको उसके लिए बधाई भी देता हूं। और पूरे पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, तो मैंने इस बार देखा टीएमसी को जिताने में इम्पोर्टेड वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर है।
दूसरा 2% सीपीएम के वोट टीएमसी को मिले हैं, तीसरा 2% के करीब वोट जो है कांग्रेस के भी सीपीएम टीएमसी को मिला है। ये 4% वोट बैंक जो है सीपीएम कांग्रेस से निकल करके जो है टीएमसी को मिला है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। अगले 5 साल में 3 बड़े काम कौन से होंगे जिसकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, पूरी इस क्षेत्र की स्थायी समाधान ये प्राथमिकता होगा, और उसके साथ ही मैंने कहा कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार, ये हमारी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। और मैं फिर कहना चाहूँगा, बहुत सारे केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं, वो तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। और मुझे बताते हुए फिर खुशी है कि आज जो बालासन से जो आर्मी कैंट तक जो रोड बन रहा है, अब आर्मी कैंट से लेकर के सेवक तक फिर 11.5-12 किलोमीटर का 4 लेन का एलिवेटेड रोड बनेगा। और उसके साथ ही जो है 6 किलोमीटर की डीपीआर बन के तैयार हो गई, अप्रूवल हो चुका है। जो सेवक में जो रेलवे का जो गेट है, जहाँ पे अभी बहुत समस्याएं आती है, उससे करीब 300 मीटर पहले 6 किलोमीटर की जो है नया कोरोनेशन का ब्रिज बनने की इसकी स्वीकृति हो चुकी है। रिंग रोड का काम होना है। दार्जिलिंग को पूरा ओवरऑलिंग की बहुत आवश्यकता है, और वहाँ के लिए कई सारे अल्टरनेटिव प्लान पे काम होगा। इसी तरह जो है NH10 के लिए भी अल्टरनेटिव प्लान पे काम चल रहा है। ऐसे तमाम कनेक्टिविटी को लेकर के काम होंगे। और उसके साथ ही छठा जो प्रमुख और सबसे बड़ा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सिलीगुड़ी और भ्रष्टाचार मुक्त दार्जिलिंग बनाना। बहुत बहुत